नमस्कार छात्रों, यह है प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा सैंपल क्वेश्चन पेपर के रूप में जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी का प्रश्न पत्र डिज़ाइन किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 32 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे, 4 प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे और 4 प्रश्न 4-4 अंक के रहेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। तो यह हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण या बच्चन ग्रंथावली। तो इसमें बच्चन ग्रंथावली इनकी 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शांत और करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, कौन सा गुण ये बताना है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या अवगुण। तो यहाँ अवगुण तो कोई गुण होता ही नहीं है, यहाँ माधुर्य गुण है इसका आंसर। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की है महादेवी वर्मा ने। शब्द युग्म के प्रकार हैं 2, 4, 6, 8। तो शब्द युग्म के यहाँ 6 प्रकार दिए गए हैं। जूझ पाठ की विधा है कहानी, संस्मरण, निबंध या आत्मकथात्मक उपन्यास। तो जूझ पाठ आनंद रतन यादव के द्वारा लिखा गया है और ये स्वयं के द्वारा जब लिखा गया है तो ये आत्मकथा ही हो सकती है, तो आत्मकथात्मक उपन्यास। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार क्या है, इंट्रो, बॉडी, शीर्षक या समापन। तो चूंकि इंट्रो, बॉडी और समापन ये समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित है, लेकिन इन्हें प्रवेश द्वार नहीं कहा जा सकता। शीर्षक ही या टॉपिक जो मेन हेडिंग होती है उसे ही समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। पतंग कविता में मृदंग का अर्थ है और यहाँ जो मृदंग से दिया गया है तो यहाँ मृदंग शब्द का तात्पर्य ये है ढोलक की तरह एक बाजा, अर्थात ये एक प्रकार की ढोलक ही होती है जिसका एक सिरा थोड़ी सा लंबा होता है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव, यहाँ आप ये देखिए अगर अस्थायी शब्द आता है तो अस्थायी का अपन आंसर लगाएंगे हमेशा संचारी, क्योंकि संचारी भाव ही ऐसे भाव होते हैं जो पाठक या श्रोता के हृदय में आते जाते रहते हैं, इनका स्थायित्व तो नहीं रहता है। बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई है किसकी। बाजार दर्शन पाठ में 3 प्रकार के ग्राहक बताए गए हैं और ये ग्राहक मन के आधार पर ही हैं, खुला मन, बंद मन, भरा मन। गुरुत्वाकर्षण 1, चूंकि गुरुत्वाकर्षण एक साइंटिफिक वर्ड है तो इसलिए ये तकनीकी शब्द के अंतर्गत आएगा। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया है, अमेरिका। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, क्योंकि रेडियो नाटक रेडियो पर चलता है और रेडियो में हम कुछ देख नहीं सकते, इसलिए रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं, दृश्य नहीं होते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ ये सेंटेंस क्या है, सही है कि कैमरे में बंद अपाहिज पाठ में किस पर कटाक्ष किया गया है, मीडिया पर, क्योंकि मीडिया यहाँ उस व्यक्ति से बहुत ही उसकी भावनाओं या अपना कार्यक्रम सिद्ध करने के लिए उससे बहुत ही बेकार तरीके के प्रश्नों को पूछती है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक का तात्पर्य सर्वव्यापी, तो बिल्कुल बिंब सर्वव्यापी ही होते हैं, क्योंकि बिंब का तात्पर्य है उदाहरण और प्रकृति में बिंब कई तरीके से देखे जा सकते हैं, जैसे वर्षा का जल, जैसे हवाओं का चलना, काली घटाओं का छा जाना, सूर्य का उदित होना। तो इस तरीके से ये बिंब हैं जो सार्वभौमिक हो सकते हैं। धर्मवीर भारती ने काली मेघा पाठ में बानर सेना का वर्णन किया है, तो ये बानर सेना शब्द ही गलत है, यहाँ बानर सेना की जगह आना चाहिए इंदर सेना। तो ये इंदर सेना या फिर मेढक मंडली शब्द का जिक्र है, इसीलिए ये जो कथन है वह असत्य है।
विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अच्छे विज्ञापन के लिए आदर्श बिंदु है कि विज्ञापन की भाषा सरल हो और आम जन के समझने लायक हो। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजयब घर में तैनात व्यक्ति का नाम है मोहम्मद नवाज। ये मोहम्मद नवाज नहीं है, इस व्यक्ति का नाम है अली नवाज। क्या है इस व्यक्ति का नाम? अली, और नवाज यहाँ सही लिखा गया है, तो अली नवाज है, ना कि मोहम्मद नवाज। तो ये दिया गया सेंटेंस क्या है? गलत है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत आवश्यक या उपयोगी होते हैं, चूंकि जब व्यक्ति निरक्षर है, पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी नहीं हो सकते। क्योंकि जो प्रिंट है, तो प्रिंट कैसे उपयोगी हो सकता है या लिखा हुआ कैसे उपयोगी हो सकता है एक निरक्षर व्यक्ति के लिए? चलिए हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियों का मिलान करना है। बात सीधी थी पर, तो बात सीधी थी पर वैसे कुंवर नारायण की रचना है, लेकिन ये किसमें लिया गया है, किसका अंश है? कोई दूसरा नहीं, कविता का अंश है जो कि कुंवर नारायण के द्वारा रचित है। ढोलक की आवाज़, ढोलक पाठ, जो ढोलक की चर्चा हुई है वह है पहलवान की ढोलक से संबंधित है, तो इस ढोलक की आवाज़ का संबंध है संजीवनी शक्ति भरने का काम। तो ये दूसरा इसका हम मैच करेंगे, संजीवनी शक्ति भरने का काम। राजभाषा का तात्पर्य होता है सरकारी कामकाज की भाषा, या इसे ही हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू फारसी का छंद क्या है? उर्दू फारसी का छंद दिया है रुबाइयाँ। रुबाइयाँ 4 चरण में होता है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य है, तो मोहनजोदड़ो का तात्पर्य दिया गया है मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापखाना कहाँ खुला है? भारत का पहला छापखाना गोवा में, और ये पहले ही बताया जा चुका है, ये अभी आया था आपके छमाही पेपर में कि पहला छापखाना 1556 में प्रारंभ किया गया। कहाँ? गोवा में। रीति काल का प्रतिनिधि कवि, तो रीति काल का यहाँ प्रतिनिधि कवि एक ही है, बिहारी। बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना की है, बिहारी सतसई, जो कि 712 या 714 दोहों में पदबद्ध एक रचना है, और बिहारी को ही रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ आप ध्यान रखें, हमें एक वाक्य में लिखना है। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो यहाँ किस रूप की जगह हम क्या लिखेंगे? कवि की कल्पना के रूप में या कवि के शब्दों के रूप में। तो ये बीज अंकुरित होगा कवि की कल्पना के रूप में या कवि के शब्दों के रूप में। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक। वहाँ क्या अलंकार होता है? व्यतिरेक। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्ति योगी कहा है? तो चूंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ सीरीज के फूल से ये सेंटेंस लिया गया है। तो इन्होंने कबीर के अतिरिक्त अन्य को भी अनासक्त कहा है, और अन्य को अनासक्त कौन कौन हो सकते हैं? एक है कालिदास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कालिदास। और दूसरा अनासक्त इन्होंने महात्मा गांधी को भी कहा है, क्योंकि महात्मा गांधी कवि नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो चूंकि ये हमारा जो सेंटेंस है वो शुक्ल जी का दिया हुआ है कि निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो निबंध हुआ करता है गद्य की कसौटी। निबंध किसकी कसौटी होता है? गद्य की। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के समूह को हम कहते हैं क्या? वाक्य। यशोधर बाबू
सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो यशोधर बाबू सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। और ये पहले भर्ती किस पद पर हुए थे? वार्ड बॉय के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन वर्तमान में सेक्शन ऑफिसर के पद पर ये कार्यरत हैं। घटना स्थल की किसी खबर की सीधा प्रसारण को क्या कहते हैं? तो जिस तरीके से आप वर्तमान में भी देखते हैं कि सीधा प्रसारण मतलब होता है लाइव। सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। और लाइव की सुविधा जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर भी दी जाती है, अर्थात खबरों का सीधा प्रसारण। वैसे ही समाचार में भी घटना स्थल से किसी खबर का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। अब आप प्रश्नोत्तर देखेंगे यहाँ। पहला प्रश्न, छठवां जो प्रश्न दिया गया है, द्विवेदी युग की कोई दो विशेषताएं और या प्रवृत्तियां लिखिए। उसके अथवा प्रश्न है, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां लिखना है। अगला प्रश्न है 7वां, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है, परंतु कवि में उत्साह नहीं, ऐसा क्यों? उसके अथवा में दिया गया है, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? प्रश्न क्रमांक 8वां दिया गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। उसके अथवा में प्रश्न है, विभाव और अनुभाव में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, सांग रूपक अलंकार के लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। उसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, सोठा छंद के लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यह लक्षण से तात्पर्य उसकी विशेषताएं या उसकी परिभाषा लिखना है। हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में बांटा गया है, ये आपको लिखना है। तो हिंदी निबंध के विकास को 3 भागों में बांट के चलते हैं। ठीक है। शुक्ल युग की निबंध की कोई दो विशेषताएं लिखना है, या अथवा प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? ठीक है। अथवा में प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। प्रश्न क्रमांक 12वां, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्य है पहला, एक चाय का प्याला लाओ। ठीक है, एक चाय का प्याला लाओ। तो यहाँ एक चाय नहीं हो सकती, चाय का एक प्याला लाओ, इस तरीके से वाक्य शुद्ध बनेगा। उसके सामने एक गहरी समस्या है, तो गहरी हट जाएगा यहाँ, उसके सामने एक समस्या है। निर्देशानुसार वाक्य पुनः परिवर्तन कर पुनः लिखना है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसका बनेगा मोहन क्या पढ़ रहा है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए, और शब्द हैं तक और केवल। प्रश्न क्रमांक 14, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसके अथवा में दिया गया है, कवि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? तो ये आत्मविश्वास उसके मन में उसके मास्टर सौदलगी करके द्वारा पैदा करवाया गया। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कोई दो कारण लिखिए। तो अथवा में प्रश्न है, विशेष लेखन से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 16, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमें काव्यगत विशेषताएं यहाँ बतानी है। इनकी दो रचनाएं भावपक्ष या कलापक्ष और साहित्य में स्थान बताना है। प्रश्न क्रमांक 17, जिनेंद्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत करना है। इनमें दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 18, संयम ही सदाचार है विषय पर भाव पल्लवन करिए। भाव पल्लवन का तात्पर्य है दिए गए वाक्य के
आधार पर भाव विस्तार करना है। अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य संवाद को प्रत्येक के 3-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पुत्र से संबंधित 3 वाक्य और पिता से संबंधित 3-3 वाक्य लिखने हैं। तो सेंटेंस संभाल करके और अच्छे लिखिएगा कि अध्ययन के संबंध में दोनों के मध्य जो बातचीत की चर्चाएं हुई है उन्हें संवाद के रूप में आपको पंक्तिबद्ध करना है। यहाँ आपठित गद्यांश दिया गया है, तो आपको आपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपठित गद्यांश है काव्यांश है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर पाताल चरण मन इसका गंगा का बचपन, तन बरन वरन मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो यहाँ जो शीर्षक लिखना है तो शीर्षक आ जाएगा गिरिराज हिमालय या पर्वतराज हिमालय। अगला प्रश्न है, कवि ने सकल धरती का ताज किसे और क्यों कहा है? तो ताज का तात्पर्य है जो ऊंचा है। तो ये आंसर इसे लिखा जा सकता है कि हिमालय जो है वह विश्व के ज्ञात पर्वतों में सर्वाधिक ऊंचा है, इसलिए इसे धरती का ताज कहा गया है। पर्वत का सिर और चरण कहाँ है? तो पर्वत का सिर आप देख सकते हैं कि जो पंक्तियां दी गई हैं कि अंबर में सिर पाताल चरण, तो पर्वत का सिर कहाँ है? अंबर में, और चरण कहाँ है? पाताल में। अब हम यहाँ दिए गए पद्यांश को देखते हैं कि तो दिया गया पद्यांश है, जीवन और जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए माधुर्य से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है? श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद विभोर कर देने वाला यह मधुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास का आधार स्तंभ है। इनके अभाव में समाज कलह ईर्ष्या द्वेष और वैमनस्य का घर बन जाता है। मधुर बोलने वाले लेखक का समाज में आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुनने वाले का जी लुभाता है। ऐसा लगता है मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। मीठे वचन सुनने वाले को ही आनंद नहीं आता, बल्कि वक्ता भी आत्मा का आनंद अनुभव करता है। वक्ता को एक विशेष लाभ यह है कि उसके मन की अहंकारी दंभपूर्ण और गौरवपूर्ण भावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। अहंकारी व्यक्ति मधुर भाषी हो सकता है। मधुर वाणी से मनुष्य में नम्रता, शिष्टता, सहृदयता आदि गुणों का उद्भव होता है, जिनसे जीवन प्रकाशपूर्ण और शांत बन जाता है। क्रोध उसके पास नहीं आता। मधुर वाणी एक अनमोल वरदान है। तो यहाँ पाठ का शीर्षक लिखना है, तो पाठ का शीर्षक आप लिखेंगे मधुर वाणी। ठीक है, क्योंकि पूरे पाठ में मधुर वाणी की उपयोगिता का ही वर्णन है, तो यहाँ उसका शीर्षक हो जाएगा मधुर वाणी। मधुर बोलने से क्या क्या लाभ हैं ये आपको लिखना है। तो मधुर बोलने से आप देख सकते हैं इसमें हाँ ये दिया गया है सेंटेंस के मधुर बोलने वाले मनुष्य का समाज में आदर होता है। और आगे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि वक्ता को भी यहाँ आत्मा का आनंद का अनुभव होता है। ये 2 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। मधुर वचन सुनने से क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? तो यहाँ भी ये है कि उसके मन की अहंकारी दंभपूर्ण और गौरवपूर्ण भावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, ये आप लिख सकते हैं। अगला है, दिए गए संदर्भ और प्रसंग की व्याख्या करनी है। काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो ये ऊषा पाठ से उद्धृत है और ऊषा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है।
अथवा में दिया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौंका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्ची की हंसी। तो ये रुबाइयाँ पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों की कोनों में दृढ़ संकल्प और आँखों की छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा और चेतन की मुद्रा में टुट्टी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। तो ये आपको संदर्भ प्रसंग इसका लिखना है दिए गए गद्यांश का। अब अगला है, अथवा में दिया गया है अगर, और इसके अथवा में है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 6 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। तो दिया गया जो यहाँ पहला गद्यांश दिया गया है, ये है भक्तिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? भक्तिन। और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और ये जो लिया गया है वह है काले मेघा पानी दे से। काले मेघा पानी दे। और इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 22 में सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है। तो जिस तरीके से आप शहर में अस्वच्छता फैलने पर नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, तो आपको टॉपिक बस चेंज करना है कि अब सफाई की जगह आपको सड़कों की दुर्दशा व्यक्त करनी है। अथवा में दिया गया है छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक सारगर्भित रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, वृक्ष रहेंगे हम रहेंगे अर्थात वृक्षारोपण भी इसमें लिखा जा सकता है। मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर पुस्तकालय का महत्व, चंद्रयान 3 भारत की एक बड़ी उपलब्धि। तो इस प्रश्न पत्र को देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों की पूछने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षाओं में है। धन्यवाद।